नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। इजराइल पहुंचे यूके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। आतंक के खिलाफ सुनक ने नेतन्याहू का जताया समर्थन। गाजा पर इजराइल के हमले जारी। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की याचिका खारिज। शिव कुमार ने आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की थी अपील। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट दर्ज करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में अमित शाह की चुनावी रैली। कोंडागांव में भी करेंगे चुनाव प्रचार। तेलंगाना में राहुल गांधी निकालेंगे विजय भेरी यात्रा। तो वहीं बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में होगी तेलंगाना पे चर्चा। ज्ञानव्यापी स्थित व्यास तहखाना में फिर से पूजा शुरू करने और मामले को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने को लेकर आदेश आने की संभावना। और आईसीसी विश्व कप में कुछ ही देर बाद पुणे में शुरू होगा भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला। टीम इंडिया जीत का सिलसिला जारी रखने के लिए उतरेगी मैदान में। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंच गए हैं। वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। सुनक ने हमास के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ दुखी हूं और आतंकवाद जैसी बुराई के खिलाफ आपके साथ खड़ा हूं, आज और हमेशा। वहीं हर एक नागरिक के जीवन की रक्षा करने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा के बीच चल रहे युद्ध और तनाव की स्थिति से बचने के लिए अन्य देशों को एक साथ आने का आह्वान किया है। उम्मीद की जा रही है कि सुनक गाजा में जल्द से जल्द मानवीय सहायता की अनुमति देने और वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने में सक्षम बनाने के लिए एक मार्ग खोलने का भी आग्रह करेंगे। हम जानते हैं जिस तरह से लगातार हालात इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में जो कठिन हालात बने हुए हैं, उसमें तमाम वो हॉस्टेजेस हैं जिन्हें हमास 7 अक्टूबर को अपने साथ एक तरह से हमले के बाद हॉस्टेज बना के ले गया है और उसमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं। ऋषि सुनक का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन का इजराइल दौरे के बाद जो तमाम एक तरह से दोनों देशों ने एक तरफ आतंकवाद को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता अमेरिका ने जताई, तो वहीं दूसरी तरफ उन तमाम नागरिकों को एक सेफ पैसेज देने के साथ ही साथ जो बंधक बनाए हुए हैं उन्हें किस तरह से छुड़ाया जाए उसके भी लेकर चिंता भी जाहिर की। साथ ही साथ तमाम देशों के साथ बातचीत में उसके लिए एक रास्ता निकले, इस पर भी चर्चा हुई है। इसी तरह से आज ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के दौरे से भी ये माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में ये जो संघर्ष जारी है उसमें कहीं किसी तरह का हस्तक्षेप हो, साथ ही साथ कोई बीच का रास्ता हो, उसको लेकर मंथन जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता थोड़ी ही देर में अमृतपाल भी जुड़ जाएंगे और इस खबर पर आगे हमें जानकारी भी देंगे। जिस तरह से कल उन्होंने बताया था कि लगातार हमले जारी हैं और इस हमले के कारण वहां पर जहां एक तरफ लोगों के लिए रिहायशी इलाकों में रहना मुश्किल हो रहा है, वहीं एक सबसे बड़ी मुसीबत इस समय ये भी दिखाई दे रही है कि जो वहां शरणार्थी फंसे हुए हैं और खासकर जो फिलिस्तीन नॉर्थ गाजा से छोड़ के जिन्हें जाने को कहा गया है, उन्हें कोई एक तरह से एक रास्ता मुहैया कराया जाए। तमाम देश अपनी तरफ से मना कर चुके हैं, जो सीमा से लगे हुए देश हैं, कि वो इन शरणार्थियों को नहीं लेना चाहते हैं। तो इन तमाम समस्याओं का कोई बीच का रास्ता निकालने पर चर्चा हो सकती है। इस खबर पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता
अमित शाह छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जगदलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। लोग के विकास के लिए दिया, इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हैं। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मित्रों। और आदिवासी तहसीलों के अंदर विकास का काम शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, बस्तर क्षेत्र एक जमाने में घनघोर नक्सली क्षेत्र माना जाता था। आज भी कुछ छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं। मैं आपको कहने आया हूं, एक बार फिर से कमल फूल की सरकार लगा दो, पूरे छत्तीसगढ़ को हम नक्सल समस्या से मुक्त कर देंगे मित्रों, मुक्त। मोदी जी के 9 साल में हिंसक घटनाओं में 52% की कमी आई, मौतों में 70% की कमी आई, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी आई, और जिले जो प्रभावित थे, पुलिस थाने जो प्रभावित थे, उसमें 62% की कमी आई है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, एक क्षेत्र ऐसा है हमारा बस्तर, जगदलपुर, अगर नक्सली हिंसा होती है, पुलिस भी मरती है तो हमारा आदिवासी मरता है, नक्सली मरता है तो भी आदिवासी मरता है, और नागरिक मरता है तो भी आदिवासी मरता है। उनको बचाना चाहिए। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए, इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मिल रहा है ना भाई सबको? जरा जोर से बोलो, मिल रहा है ना? हर एक घर में, हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल मिले, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने की। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला, महादेव ऐप जुआ 5000 करोड़ का घोटाला, और 267 एससी एसटी पदों पर इस प्रकार से नियुक्ति की कि निवस्त्र होकर एससी एसटी युवा ने रैली निकालनी पड़ी। वगैल शर्म करो, शर्म करो। युवा निवस्त्र होकर आपके राज्य में रैली निकालता है, आपको शर्म आनी चाहिए। आज मैं कहने आया हूं, भाइयों और बहनों, आप एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ। ये जो आदिवासियों का पैसा, हजारों करोड़ रुपया
घोटाले में खा गए हैं, उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मोदी सरकार ने बार समुदायों को धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइन्या, भूया और भूयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी एसटी में लाकर वर्षों की मांग पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जय। वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पहली रैली जगदलपुर में उन्होंने कर रहे हैं और अपनी रैली में उन्होंने बहुत साफ छत्तीसगढ़ सरकार के तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो घोटाले में शामिल लोगों को सजा होगी और उनकी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। आइए एक बार लौटते हैं फिर से इजराइल और हमास के संघर्ष की खबर पर। हम जानते हैं कि लगातार तमाम विश्व के बड़े देश इजराइल के साथ अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में, और इसी सिलसिले में हमने देखा कि कल राष्ट्रपति बाइडेन पहुंचे थे इजराइल और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं। इसी खबर पर और जानकारी के लिए अमृतपाल भी हमारे साथ इजराइल से जुड़ रहे हैं। अमृत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कल हम जानते हैं जिस तरह से राष्ट्रपति बाइडेन नेतन्याहू से मुलाकात करके गए हैं और तमाम मसलों पर विस्तार से बातचीत हुई है। ऋषि सुनक आज पहुंचे हैं इजराइल के साथ, एक तरफ एकजुटता दिखाने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, लेकिन वहीं चिंताएं दूसरी भी हैं। तो किस तरह से इस पूरे विजिट को भी देखा जा रहा है? देखिए, ऋषि सुनक आपने ठीक कहा, यहाँ पहुंचे आज सुबह और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तमाम नेता आए, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज आए, कल राष्ट्रपति बाइडेन, उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जिनका जो पिछले 3 दिन से यहीं थे। कितने हैं फॉरेन नेशनल्स, किस किस मुल्कों के हैं, जैसे अमेरिका ने तस्दीक की है कि हमारे नेशनल्स हैं, तो जो नेता आ रहे हैं उनके लिए ये बड़ी चिंता है कि उनके लोगों को कैसा निकाला जाए, और जो हॉस्टेज नहीं भी हैं, जो गाजा में रह रहे थे, उनको क्लियर पैसेज कैसे दिया जाए, क्योंकि उनके लिए ये चिंता है। तीसरी बात उनके लिए ये है कि जो वहां गाजा में कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्योंकि इजराइल लगातार अपने मिलिट्री ऑपरेशंस वहां कर रहा है, मिसाइल्स फायर कर रहा है, गोले दाग रहा है, हवाई बॉम्बिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है, तो उससे जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है, जो सिविलियंस की मौतें हो रही हैं फलस्तीनियों की, उससे कैसे डील किया जाए, क्या उसको कम करने के लिए या उसको अगर वो टोटली रुका जा सकता है, उसकी क्या राह है, और वो इजराइल वो कैसे अफेक्ट करेगा। तो ये, और तीसरी बात कि ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे पहुंचाई जाए। तो इन सब मसलों पर इजराइल से ये जो वेस्टर्न मुल्कों से सरबराह आ रहे हैं वो बात कर रहे हैं। जी रितु। जी अमृत, क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि 7 तारीख के बाद जब इजराइल ने यह कहा था कि उत्तरी गाजा से लोग वहां से गाजा छोड़ के निकल जाएं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोलैटरल डैमेज में फिलिस्तीनियों की भी जान जाए, वो हमास पर सिर्फ एक तरह से एक हमला करना चाहते हैं, उन्हें नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा कदम देखा जा रहा है, तमाम देशों की चिंता इस पर है कि अगर नॉर्थ गाजा में जमीनी हमले होने लग जाएंगे तो जिस तरह से ईरान का रुख है और तमाम और अरब देशों का रुख है, क्या उसको रोकने की भी एक प्रक्रिया के तहत इन तमाम नेताओं के आने को देखा जाए? बिल्कुल जी, मिलिट्री ऑपरेशंस टारगेटेड हों, स्पेसिफिक हों, यही कवायद है पूरी इन मीटिंग्स की। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल ने बड़ी फोर्सेस मैस कर रखी हैं गाजा बॉर्डर पर, गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर पर, अपने टैंक्स, अपनी आर्टिलरी, अपनी इन्फेंट्री, हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट पर ये पिछले 5 दिन से यही हो रहा है। पर द वेरी फैक्ट कि वो अंदर नहीं जा रहे, उनको इसका अंदाजा है कि
अगर वो ज़मीनी ग्राउंड असॉल्ट करते हैं तो फिर उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। हमास तो आतंकवादी हैं, उनको कोई रूल्स ऑफ वॉर उन्होंने तो इंगेज करना नहीं है, वो गुरिल्ला फाइटर्स हैं, वो कहीं से ऑपरेट करेंगे, हॉस्पिटल से ऑपरेट करेंगे, स्कूल से ऑपरेट करेंगे, सिविलियंस को शील्ड यूज़ करेंगे। 24-25 लाख फ़लस्तीनी हैं गाज़ा स्ट्रिप में रहते। हमास कितना है, 22,000, 23,000, 24,000 इतने ही फाइटर्स हैं, कुछ सिंपथाइजर्स भी आप जोड़ लें। तो आप जब उनको जाएंगे और वो रूल्स ऑफ वॉर मानते ही नहीं है, वो सिविलियंस को शील्ड यूज करेंगे और फिर जब अटैक होगा तो और जब उसके फॉलो आउट्स होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फिर वो चिल्लाएंगे। फिर वो तो हमास तो चाहता ही, हमास ये जानता है कि इजराइल उनसे ज्यादा सक्षम है मिलिटरीली। वो इजराइल अपनी पे आ जाए तो हमास को खत्म कर सकता है, पर हमास के पास एडवांटेज या हमास की स्ट्रैटेजी ये है कि इतना शोर मचाओ कि दुनिया के जो पार्ट्स उनको सपोर्ट करते हैं वो इसमें कूद जाएं, हिजबुल्लाह कूद जाए, रीजनल एस्केलेशन हो जाए, ईरान कूद जाए। अरबी देश भी अब ऐसे स्वर में बात करने लगे हैं कि अगर ये बंद नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी इजरायली पोजीशन को सपोर्ट करना। जो शॉक था ना, जो 7 अक्टूबर की घटना का, ऋतु, वो अब धीरे धीरे क्योंकि उधर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं तो वो नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। तो ये अमृत, जिस बात को आप कह रहे हैं, स्पेसिफिक टारगेटेड मिलिट्री ऑप्शन कैसे रखा जाए। जी अमृत, जिस बात को आप कह रहे हैं कि हमास जिस तरह से अपने हमले के बाद अब तमाम उन आतंकवादी संगठनों से जो प्रतिबंधित भी रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, आइडियोलॉजी एक है, तो उस आइडियोलॉजी से संबंधित जितने संगठन हैं उनको एक साथ लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल के लिए भी इस हमले के बाद अब ये लड़ाई सर्वाइवल की ज्यादा है। तो क्या लगता है कि हो सकता है अभी के लिए शायद वो हमले रुके हुए हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक रुके रहें ये भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, हमले नहीं रुके हुए ऋतु, हमले चल रहे हैं। मैं जमीनी हमलों की बात कर रही हूं अमृत। हाँ जी, ओके। फोर्सेस, इजरायली फोर्सेस गोइंग इनटू द गाजा स्ट्रिप, वो नहीं अभी हुआ है। और वो उसके, जैसे मैंने कहा, एक रीजन ये है कि उसको सस्टेन कैसे करेंगे, दूसरा इजराइल के लिए भी चिंता है। वो इतना आसान नहीं है उसको एग्जीक्यूट करना, अंदर जाना आसान है, ये सब चीजें हैं। उन्होंने एक बड़ा इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ टनल्स बना रखा है। तो जब सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी, अनलेस इनके पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। दूसरा हॉस्टेजेस का इशू है, उन्होंने तो धमकी दे दी है कि आप आइए अंदर, हम एक एक करके हॉस्टेजेस मारने शुरू कर देंगे। तो अगर इजरायली बच्चे, महिलाएं, सोल्जर्स कि वो टीवी पे गले काटने शुरू कर दें, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी डोमेस्टिक पब्लिक को कैसे समझाएंगे कि मैंने ये क्यों किया। तो इनके पास, अनलेस वो, यहाँ की पब्लिक और शॉक हो जाएगी। तो इनको स्पेसिफिक टारगेटेड ऑपरेशंस करने हैं। ये भी एक रीजन है कि ये अंदर नहीं जा रहे। दूसरा रीजन तो वो है ही कि उसका कितना जो फॉल आउट है वो भी फैक्टर है। तो ये सब रीजंस हैं, पर ये युद्ध लंबा खिंचेगा। मेरी सेंस ये है ग्राउंड पे कि इस तरह के अटैक्स दोनों साइड से होते रहेंगे। अभी जो पूरी कवायद है, जो कूटनीतिक कवायद भी है, उसका ये है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जाए, नुकसान कम से कम हो, हमास को आपने मारना है मारें, और तीसरी के इसकी रीजनल एस्केलेशन को रोका जा सके और हॉस्टेजेस रिलीज करवाए जाएं। जी अमृत, प्रधानमंत्री सुनक और नेतन्याहू की मुलाकात कब होनी है? जी अभी वो मुलाकात चल रही है। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। सीबीआई ने शिवकुमार पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था, जिसे खत्म करने को याचिका दायर की गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को मामले में 3 महीने के अंदर फाइनल रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने 3 अक्टूबर 2020 को शिवकुमार पर मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी ने साल 2013 से 18 के बीच शिवकुमार और उनके परिजनों पर 74 करोड़ 80 लाख की संपत्ति आय से अधिक पाए जाने का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था। और आयशा खानम हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, डीके शिवकुमार की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल रितु। देखिए, डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की रेस में हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ही उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, लेकिन इस समय उन्हें कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि सीबीआई में अभी तक इस पूरे मामले में 90% जांच पूरी हो चुकी है। ऐसे में जब डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट से स्टे लिया था, तो ये आज सुनवाई होने के बाद ये फैसला हुआ कि सीबीआई इस मामले को आगे जांच कर सकती है, और जबकि 90% जांच हो चुकी है, तो जाहिर है सीबीआई को अब जल्द से जल्द ये जांच पूरी करनी होगी और जांच पूरी करके कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। देखिए, डीके शिवकुमार के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि डीके शिवकुमार लगातार कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से जो करप्शन को लेकर एक जंग छिड़ी है, भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और कई भारी मात्रा में रेड्स हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों से। इसी बीच डीके शिवकुमार इनको डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पैसा है, लेकिन अब खुद इन पर शिकंजा कसा है भ्रष्टाचार के मामले में। अब डीके शिवकुमार के लिए मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि जब जांच शुरू होगी तो ये इसमें डीके शिवकुमार ने अभी तक ये 74 करोड़ रुपए कैसे आय से अधिक संपत्ति में कैसे जुटाए, इसका सबूत नहीं दे पाए हैं। 2017 में जब ये केस शुरू हुआ था, इनके घर पर रेड्स हुए, दिल्ली में इनके बंगलों पर रेड्स हुए थे, और 300 करोड़ रुपए की नोटों की गड्डियां जो है कोर्ट रेड में ईडी ने बरामद किए थे, और फिर इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो ये पूरा मामला जो है ईडी के पास भी इस मामले की जांच चल रही है, और अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। तो जाहिर सी बात है, इस मामले में सीबीआई को जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी होगी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि डीके शिवकुमार अब अपनी आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्या सबूत पेश करते हैं। क्योंकि पिछली बार जब इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी मां को कोर्ट तक पहुंचाया था और कहा था कि ये उनकी मां की दी गई संपत्ति है, उनकी पुश्तैनी संपत्ति है। तो अब जबकि सीबीआई ने 90% जांच पूरी कर चुकी है, सीबीआई को विश्वास है कि इस मामले में रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब सीबीआई के पास है, तो ऐसे में डीके शिवकुमार के लिए डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो देखना होगा कि जब जांच पूरी होगी, जो महज कुछ ही 10% जो जांच बाकी है, ये जब पूरी होगी, तो डीके शिवकुमार कहां खड़े नजर आते हैं, क्या एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आयशा, पूरी खबर पर जानकारी के लिए। और मद्रास हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सेंथिल बालाजी ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था। सेंथिल बालाजी को ईडी ने इस साल जून महीने में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मामले में आज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की याचिका पर सुनवाई होनी है। इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई टल गई थी। ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग के पूजा पाठ की अनुमति देने को लेकर याचिका दर्ज की गई थी। वहीं व्यास जी तहखाने के ट्रांसफर मामले में आज अदालत का फैसला आने की संभावना है, जिसमें व्यास तहखाने को डीएम की निगरानी में सौंपने और पूजा फिर से शुरू करने की अनुमति देने संबंधी मांग की गई है। और हरिकेश इस मामले पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिकेश, जानना चाहेंगे, दोनों ही याचिका को लेकर कोर्ट के आदेश का इंतजार हो रहा है। दर्शकों को जरा समझाएं कि किस तरह से ये दोनों याचिकाओं पे जो आज फैसला आना है वो महत्वपूर्ण है। देखिए रितु, सबसे पहले तो जो ये व्यास जी का मामला है, इसमें 92 के पहले जब बैरिकेटिंग नहीं हुई थी ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसकी,
तो उसके पहले जो नीचे तहखाने थे उनमें व्यास जी बैठते थे और उनका आप मालिकाना हक भी कह सकती हैं, कब्जा भी कह सकती हैं, और उसमें बैठ के वो पूजा पाठ कराते थे। और श्रृंगार गौरी के जो दर्शन की जो 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल की है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूरे साल भर के प्रत्येक दिन दर्शन करने को मिले, तो उसका पूजा पाठ जो है व्यास जी कराते थे। अभी जो मामला है कि व्यास जब 92 में बैरिकेड किया गया तो व्यास जी का जो तहखाना था उसको खाली करा दिया गया। अब उनके जो नाती कहेंगे वो उन्होंने दाखिल की है याचिका, उस पर आदेश आना है और ये लोग चाहते हैं कि या तो इन लोगों को मिल जाए या फिर जिलाधिकारी, जो चूंकि ये जिलाधिकारी के संरक्षण में, इसमें जो ताला बंद किया गया वो जिलाधिकारी के पास है उसकी चाबी। और जो अभी सर्वे चला, चाहे इसके एडवोकेट का सर्वे था या अभी जो एसआई का सर्वे चल रहा है, तो उसमें अंजुमन इंतजामिया मसाजिद सहयोग करती है और जो जिलाधिकारी के कब्जे में जो भी भाग है वो जिलाधिकारी की तरफ से चाबी ली जाती है। एक बड़ी और बात है कि जो एएसआई सर्वे कर रहा है उसको 3 बार कोर्ट ने समय बढ़ाया है, 2 बार, और अभी कल से एएसआई ने निश्चित किया कि 7 बजे से लेकर 12 बजे तक ही वो सर्वे करेंगे, जो कि पहले पूरे दिन कर रहे थे। अब दूसरा मामला जो है, जो आपने कहा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, चूँकि राखी सिंह एक महिला हैं जिन्होंने जिला न्यायालय के सामने ये प्रस्तुत किया, याचिका दाखिल की है कि जो एडवोकेट सर्वे में जो शिवलिंग मिला है उसका भी सर्वे कराया जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया है, रोक लगा रखी है, और जो एएसआई का सर्वे हो रहा है वो उस प्रतिबंधित एरिया में नहीं हो रहा है। तो राखी सिंह की याचिका यह है, और इसके अलावा और भी कई केसेज हैं जो जिन लोगों ने लगा रखा है। उसमें जो श्रृंगार गौरी के अलावा जो शिवलिंग की आकृति पाई गई है, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा है जो 5 महिलाओं ने किया था, उस पर भी ये लोग चाहते हैं कि उस पे पूजा पाठ की, पूजन अर्चन की अनुमति मिले। लेकिन अभी जो आज का मामला है वो राखी सिंह की जो याचिका है वो ये है कि जी हरिकेश, अभी तक सुनवाई में सुनवाई शुरू नहीं हुई है ऋतु। जो भी सुनवाई होगी वो 2 बजे के, देखिए जो व्यास जी की सुनवाई है वो तो पूरी हो चुकी है और उस पर आदेश आना है। जो यहाँ की न्यायालय की परिपाटी है उस हिसाब से शाम के समय ही वो आदेश आएगा, और जो राखी सिंह जी की याचिका पर सुनवाई होनी है वो 2 बजे के बाद उस पर सुनवाई होगी। तो इसमें जो राखी सिंह जी की याचिका है उसका अंजुमन इंतजामिया मसाजिद विरोध कर रहा है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभी जो सुनवाई का जो सिस्टम है उसमें चूंकि दोनों पक्ष को जिला न्यायाधीश सुनेंगे, लेकिन जो व्यास जी वाला मामला है उसमें आज आदेश आ सकता है और वो शाम तक आने की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद हरिकेश पूरी जानकारी के लिए इन दोनों ही मामलों पर। और न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 30 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। दोनों ने दिल्ली पुलिस द्वारा UAPA के तहत गिरफ्तारी को चुनौती दी है। न्यूज क्लिक पर चीन से पैसे लेकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का आरोप है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI केस की सुनवाई को 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि आज मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह बुंदेला के आवास पर आज असम और मध्य प्रदेश पुलिस ने छापेमारी की है। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि धोखाधड़ी के मामले में असम की एक अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। असम पुलिस के अधिकारी यादवेंद्र सिंह बुंदेला और उनके परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची में टीकमगढ़ से यादवेंद्र सिंह बुंदेला को प्रत्याशी बनाया है। सूची जारी होने के 3 दिन बाद ही कांग्रेस प्रत्याशी के घर पुलिस का छापा पड़ा है। ये आसाम कोर्ट के एक सर्च वारंट का कंप्लायंस हो रहा है और उसमें आसाम पुलिस आई है और उस सर्च वारंट की कंप्लायंस की जाएगी। अभी सर्च हो रहा है, फिर जो आसाम टीम आएगी वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेगी, क्या है क्या सारी चीज़ें। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश होता है उसका पालन कराना हमारा काम होता है, हम वही करा रहे हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति आज मोतिहारी में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को डिग्री और पदक प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों में उन्हें विकसित भारत का स्वरूप नजर आ रहा है।
मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बापू की शिक्षा के अनुसार आप सब मन से, वाणी से और कर्मों से सदैव सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लें। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवशेष से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है। ये विश्वविद्यालय अध्यापन और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के महत्व को बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसी धरती पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में समानता और एकता का रास्ता अपनाकर देश हित के लिए एक नई शुरुआत की गई थी। इसलिए यहां आने वाले छात्रों को महात्मा गांधी के आदर्शों का सदा अनुसरण करना चाहिए। आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। और राष्ट्रपति आज शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। समारोह के बाद राष्ट्रपति पटना राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। ये केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवकों को प्रशिक्षित करेगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग जगत में भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार यानी 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में देश की पहली रैपिड रीजनल रेल के पहले फेज का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने व्हाट्सएप चैनल के जरिए फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में बदलाव लाने के लिए तैयार है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने रबी की 6 फसलों पर MSP में वृद्धि की मंजूरी दी है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के किसानों में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार ने जो रेट बढ़ाए हैं, MSP बढ़ाई है, उनसे बहुत बड़ा किसान को फायदा होगा और हम जो है मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया। इस सरकार ने अपने 9 साल में बहुत ही अच्छा काम किया। किसानों की आय बढ़ेगी, इसलिए हम केंद्र सरकार को बड़ा धन्यवाद देते हैं। किसानों को बहुत फायदा होगा। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और हर क्षेत्र में जो है प्रगति हो रही है, तरक्की हो रही है। गेहूँ पे 150 रुपये बढ़ाए हैं, मसूर पे 425 रुपये बढ़ाए हैं, सरसों पे 200, जौ पे 115 और चना पे 105 रुपये, सूरजमुखी पे 150 रुपये। हमें बहुत खुशी है और सरकार के आभारी है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को स्वीकृति दी। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन
उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। और आज के न्यूज लेंस में हम आपको बता रहे हैं क्या है अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना और क्या है इसका महत्व। लद्दाख में 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण के तहत अंतरराज्य ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना चलाई जाएगी। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य है। इसकी कुल अनुमानित लागत 20,773.7 करोड़ रुपए और केंद्रीय वित्तीय सहायता CFA परियोजना लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपए है। लद्दाख क्षेत्र के जटिल भूभाग, प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और रक्षा सीमाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस परियोजना का संचालन दिया गया है। अत्याधुनिक वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट प्रणाली लगाई जाएगी। बिजली ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा। लेह में इस परियोजना से मौजूदा लद्दाख ग्रिड तक इंटरकनेक्शन की भी योजना बनाई गई है ताकि लद्दाख को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसे जम्मू कश्मीर को बिजली प्रदान करने के लिए लेह अलुस्टेंग श्रीनगर लाइन से भी जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में लद्दाख के पांग और हरियाणा के कैथल में 713 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें, जिनमें 480 किलोमीटर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लाइन भी शामिल है। साथ ही 5 गीगावाट क्षमता वाले हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट टर्मिनल की भी स्थापना शामिल है। ये परियोजना वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। इससे देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा विकसित करने और कार्बन उत्सर्जन कम करके पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के कई नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान लद्दाख में 7.5 गीगावाट सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख के पांग में 12 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना तैयार की है। विश्व स्तर पर भारत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर आता है। पवन स्थापित क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर, जबकि सौर स्थापित क्षमता के मामले में भारत का 5वां स्थान है। पिछले 9 वर्षों में ही भारत में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 23 गुना से ज्यादा बढ़ी है। पिछले 8.5 सालों में भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 396% तक बढ़ी है। भारत इस बात का वैश्विक उदाहरण बन के उभरा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ कैसे चल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। पीएमओ के एक्स हैंडल से अमेरिका के ट्रेजरी अवर सचिव ने जे संभाग की भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूपीआई पर टिप्पणी साझा की गई। भारतीय यूपीआई की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में महत्वपूर्ण होती जा रही है और वैश्विक स्तर पर भुगतान और वित्तीय लेन देन को सरल बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अमेरिका के ट्रेजरी अवर सचिव जे शंबॉग ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में एक भाषण में कहा कि भारत का यूपीआई सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। शंबॉग ने नई प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान पर बात की और कहा कि आसियान देशों का समूह अपनी सरल भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ रहा है और इस प्रक्रिया में भारत की भूमिका अहम है।
शबौग ने कहा है कि भुगतान सेवा प्रदाता, सिस्टम ऑपरेटर, बैंक और एफएमआई व्यक्तिगत या वित्तीय क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए अपने सिस्टम को तेज, सस्ता, अधिक पारदर्शी, अधिक सुलभ और अधिक कुशल बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं। गूगल ने भारत में पिक्सल स्मार्टफोन बनाने की योजना के बारे में जानकारी दी। ये योजना पिक्सल 8 के साथ शुरू की जा सकती है और उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन भारत की मेक इन इंडिया पहल के तहत वर्ष 2024 से लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। गूगल ने कहा है कि वह स्थानीय स्तर पर पिक्सल स्मार्टफोन का उत्पादन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्मार्टफोन निर्माताओं के साथ साझेदारी करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन के लिए अपने 2023 और 2024 के विकास पूर्वानुमानों को ये कहते हुए कम कर दिया है कि इसकी रिकवरी धीमी गति से हो रही है और इसके संपत्ति क्षेत्र में कमजोरी का हवाला दिया गया है। संस्था ने क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का इस साल 5% और अगले साल 4.2% विस्तार होने की उम्मीद है, जो IMF के अप्रैल पूर्वानुमान में 5.2% और 4.5% से कम है, जिसका असर प्रॉपर्टी की गुणवत्ता पर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव की वजह से 2025 तक चीन की GDP में 1.6% की गिरावट आने की उम्मीद है, जबकि विश्व सकल घरेलू उत्पाद में 0.6% की गिरावट आ सकती है। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। तो पुणे में भारत बांग्लादेश का मैच शुरू हो चुका है। गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम खबरों को लेकर। जी गौरव, कितना दिलचस्प होने जा रहा है आज का मैच और अन्य खबरें भी? शुक्रिया ऋतु। और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों को अगर देखें तो बात करेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच आज मुकाबले की, जहां पर आज पुणे में ये मुकाबला जो है वो खेला जाएगा। और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। बांग्लादेश के नियमित कप्तान शाकिब हसन इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। भारत की तरफ से इस मुकाबले में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मुकाबला है और कहना पड़ेगा कि जिस तरह से टीम इंडिया जो है वो लगातार रन चेस करके जीत दर्ज कर रही, तो एक बार फिर से टीम के सामने यही चुनौती होगी। बहरहाल पुणे का MCA क्रिकेट ग्राउंड पहली बार क्रिकेट विश्व कप के मैच की मेजबानी करने जा रहा है। इस मैच के लिए महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने क्या विशेष तैयारी की है और इस मैच से पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जाएगा। और इस मैच से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, MCA के सचिव ने सुचित्रा से, हमारी जो संवाददाता है, उनसे खास बात की और तमाम जानकारी दी कि इस मैच को लेकर के MCA की ओर से क्या कुछ खास तैयारी की गई है। आप भी देखिए।
पुणे का एमसीए क्रिकेट ग्राउंड विश्व कप में अपने पहले मैच भारत बनाम बांग्लादेश की मेज़बानी के लिए तैयार है और इस वक्त हमारे साथ हैं एमसीए के ऑनरेबल सेक्रेटरी शुभेंद्र भंडारकर जी। शुभेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमसीए क्रिकेट ग्राउंड को 5 विश्व कप मैचों की मेज़बानी मिली है। इस ग्राउंड के लिए पुणे के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए कितना बड़ा आप मौका मानते हैं? ये तो बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बीसीसीआई आईसीसी ने हमारे ऊपर दी है और ये हम लोग डेफिनेटली ये सक्सेसफुल करके दिखाएंगे और बहुत सारी एक्साइटमेंट हमारे में है, तो स्पेक्टेटर्स में तो दुगनी होगी और पुणे का स्पेक्टेटर्स उसके लिए एक जाना जाता है, तो दिस विल बी अ फुल हाउस टू फॉर द मैच। क्रिकेट विश्व कप में जो दर्शकों का समर्थन मिल रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को, उसे 12th मैन कहा जा रहा है कि भारतीय टीम जो शानदार प्रदर्शन कर रही है उसके पीछे जो क्राउड का सपोर्ट है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैच होने वाला है उसमें क्राउड सपोर्ट को किस तरह से देख रहे हैं आप? किस तरह का सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है इंडिया को? ये सिर्फ इंडिया 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 इतना ही होने वाला है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। और यहीं पे जो आप बोले दे आर 12th मैन बोला जाता है, तो मैं बोलो दे आर द पार्ट ऑफ द टीम एंड वो जो सपोर्ट जो अपने प्लेयर्स को जो सपोर्ट वो देते हैं उनके वजह से वो प्लेयर्स और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। विश्व कप का मैच एक बड़ा मौका होता है किसी भी ग्राउंड के लिए, किसी भी एसोसिएशन के लिए। इस मैच के लिए किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं एमसीए की तरफ से? एक तो स्पेशल तैयारी इस मौके है ना हम लोग को जो दिया गया है पूरा विश्व कप के लिए होस्ट करने का, तो इसमें रिनोवेशंस बहुत सारी हो चुके हैं। हम लोग ने पार्किंग की बहुत सारी सुविधा कर चुके हैं। 42 एकर्स हम लोग ने हायर किया है और मैक्सिमम कार्स और मैक्सिमम 2 व्हीलर्स हम लोग अकोमोडेट करेंगे और रिनोवेशन बहुत सारा है। अपने ये साइड आप देखोगे तो हम लोग ने शेड भी शुरू किया है, वो शेड भी हो चुका है कंप्लीट, यानी लोगों को जितना भी स्पेक्टेटर्स को जितना हम लोग धूप से बचाने की कोशिश करेंगे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। इस मैच से, भारत और बांग्लादेश के मैच से आपकी किस तरह की उम्मीदें हैं? कैसा एक मैच देखने को मिले ताकि पुणे की जो ये मेज़बानी है, पुणे का ये जो मैच है, ये क्रिकेट प्रशंसकों को हमेशा याद रहे? ये सचमुच में एक मेज़बानी रहेगी और अपना जो पुणे के स्पेक्टेटर्स है इंडिया के बैक तो कर रही है, लेकिन इंडिया ही जीतेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो एमसीए को पूरी उम्मीद है कि ये जो मैच है एक यादगार मैच होगा। यहाँ पर भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और पुणे की जो मेज़बानी है वो क्रिकेट प्रशंसकों को लंबे समय तक याद रहेगी। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, पुणे। तो वाकई भारतीय टीम की नज़र रहेगी कि वो अपने जो जीत का रथ टीम का चल रहा है वो यहाँ भी बरकरार रहे, पुणे में भी, और टीम जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खेलों की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले आज बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत की। इस दौरान गोवा के खेल मंत्री गोविंद गौड़े सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस बार राष्ट्रीय खेलों की औपचारिक शुरुआत 26 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। वन नेशन वन स्पिरिट की थीम के साथ आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में इस बार रिकॉर्ड 43 खेलों को शामिल किया जाएगा। बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं शुरू होने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने के लिए गोवा पहुंचे खिलाड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गोवा में हर ओर खेल का माहौल है। गोवा में सभी जो एथलीट्स आ रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आज से लेकर 9 नवंबर तक एक गोवा में एक स्पोर्ट्स का कल्चर या स्पोर्ट्स इवेंट बहुत बड़े धूमधाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने सारे एथलीट्स आ रहे हैं वहाँ पे वन नेशन वन स्पिरिट, इसी गोल पे नेशनल गेम्स का थीम रहेगा। डेफिनेटली मैं फिर एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवा में पूरी जगह पे जहाँ देखो वहाँ पे एक नेशनल गेम्स का फीवर है। डेफिनेटली गोवा के सभी लोग यानी सभी एथलीट्स का और नेशनल गेम्स का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज डेनमार्क ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशियाई खिलाड़ी ग्रिगोरिया मारिस्का तुंजंग से भिड़ेंगी। इससे पहले खेले गए टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में सिंधु स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। वहीं महिला एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में एक अन्य मैच में भारत की आकृषि कश्यप थाईलैंड की सुपानिदा से भिड़ेंगी।
तो ऋतु, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। वापस एक बार फिर से आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इन तमाम खबरों के लिए। और आइए अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। नवरात्र में एक तरफ मंदिरों और घरों में मां दुर्गा की आराधना चल रही है, तो वहीं गरबा खेलकर भी उनके प्रति आस्था जताई जा रही है। राजकोट में महिलाओं ने गरबा खेला। उधर सूरत में भी गरबा के जबरदस्त रंग देखने को मिले। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।